अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। इससे पहले हम परसेप्शन की डेफिनेशन और फॉर्म परसेप्शन की बात कर चुके हैं। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट से मुराद है कि हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ों की मूवमेंट को कैसे परसीव करता है, जबकि हमारी आइज़ सिर्फ इमेजेस सेंड कर सकती है हमारे ब्रेन को। ठीक है जी, वो कौन से क्यूज़ हैं या फैक्टर्स हैं जिनका सहारा लेकर हमारा ब्रेन मूवमेंट परसीव करता है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे मूवमेंट बेसिकली है क्या, मूवमेंट इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसकी परसेप्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मूवमेंट हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है, मूवमेंट की अक़साम क्या हैं, और लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग इल्यूजन्स हैं मूवमेंट के हवाले से। वैसे तो मूवमेंट की एक टाइप है अपैरेंट मूवमेंट, या उसकी जो आगे से सब टाइप्स हैं वो सभी इल्यूजन्स हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग इल्यूजन्स के अलावा भी हैं जो मूवमेंट के हवाले से हम परसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूवमेंट से क्या मुराद है। मूवमेंट मीन्स द चेंज इन द स्पेशल कंडीशन ऑफ अ थिंग। एक चीज़ की स्पेस में जगह जब तब्दील होती है तो उसे हम एक्चुअली मूवमेंट कहते हैं। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। किस कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, उसके हमसे डिस्टेंस कितना है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये सब मूवमेंट की परसेप्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट को एक्चुअली हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है। तो मूवमेंट को परसीव करने के हवाले से तीन इंपॉर्टेंट हमारा मेथड्स या फैक्टर्स हैं जिसे हमारा ब्रेन क्यू लेता है या इशारा लेता है या उनको यूज़ करता है और मूवमेंट परसीव करता है। सबसे पहले तो मोस्ट ऑब्वियस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेटिनल इमेज। जब भी कोई चीज़ एनवायरनमेंट में मूव कर रही होती है तो हमारी आंख के रेटिना पर उसका मूविंग इमेज बनता है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ या अप से डाउन या डाउन से अपवर्ड। ठीक है जी। तो इमेज मुख्तलिफ पोजीशंस पर बनता है या इमेज ही चेंज होता जाता है हमारे रेटिना के ऊपर। इस इमेज के चेंज होने का या मूविंग इमेज का सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और हमारा ब्रेन इसे मूवमेंट परसीव कर लेता है। इसके अलावा हम अडेप्टेशन के ज़रिए जब किसी चीज़ को अपनी आंखों से ट्रेस कर रहे होते हैं या अपनी हेड मूवमेंट से किसी चीज़ को ट्रेस कर रहे होते हैं तो इन आंखों की मूवमेंट और हेड मूवमेंट का सिग्नल भी ब्रेन को चला जाता है जिससे हमारा ब्रेन मूवमेंट परसीव करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम आइज़ को मूव करें और अपने हेड को मूव करें तो मूवमेंट परसीव ही हो। आम रूटीन में भी हम अपना हेड या आंखें मूव करते हैं। चीज़ें बज़ाहिर वो हमारे लिए स्टैटिक नहीं होती, लेकिन हमारे ब्रेन को मूवमेंट परसीव नहीं होती, सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स की दफ़ा ही मूवमेंट परसीव होती है। ठीक है जी। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मूवमेंट के हवाले से, इनको हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस हवाले से इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि जी मूवमेंट की बेसिक टाइप्स। मूवमेंट की बेसिकली दो टाइप्स हैं, रियल मूवमेंट एंड अपैरेंट मूवमेंट। पहले से हम पहले देखते हैं रियल मूवमेंट क्या होती है। रियल मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ द थिंग और द फिजिकल स्टिमुलस अकरिंग इन द एनवायरमेंट। ठीक है जी। एनवायरमेंट में जब कोई स्टिमुलस एक्चुअली मूव करता है, कोई फिजिकल थिंग एक्चुअली मूव करती है, उसकी मोमेंटरी पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम रियल मूवमेंट कहते हैं, यानी कोई चीज़ ही मूव कर रही है एक्चुअली, तो वो तो ऑब्वियसली मूवमेंट है। ठीक है जी। इसकी दूसरी टाइप है अपैरेंट मूवमेंट। अपैरेंट मूवमेंट में एक्चुअली कोई चीज़ मूव नहीं कर रही होती, वो अपनी जगह पर स्टिल स्टैटिक होती है, लेकिन हमें वो मूव करती हुई महसूस होती है या हम उसे मूव करता हुआ परसीव करते हैं। ठीक है जी। ये किस्म की इल्यूजन है। जब हमारा ब्रेन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है उसकी वजह से कुछ इल्यूजन्स का शिकार भी होता है। तो उनमें से एक सबसे बड़ी इल्यूजन मूवमेंट की है, वो अपैरेंट मूवमेंट की फॉर्म में है। पहले हम रियल मूवमेंट पर ही रहते हैं। रियल मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं थ्रेशोल्ड ऑफ मूवमेंट। एक खास रेंज है, थ्रेशोल्ड्स हैं जिनके हम पहले बात कर चुके हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी और अपर थ्रेशोल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी। ठीक है जी। इसी तरह मूवमेंट की भी खास स्पीड हो, बहुत स्लो हो, जैसे कि घड़ी जो होती है क्लॉक की घंटे वाली सुई आवर हैंड, उसकी मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हम उसे परसीव नहीं कर सकते, वो भी हमारी आंखों के सामने हो रही होती है। लेकिन
हम उसे परसीव नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी नीचे है। और हमारी आंखों के सामने से अगर गन से चली हुई गोली भी गुजरे तो भी हम उसे परसीव नहीं कर सकते मूव करता हुआ। एक्चुअली तो वो मूव कर रही है, लेकिन क्योंकि वो हमारी अपर थ्रेशोल्ड से बाहर है इसलिए हम उसकी मूवमेंट को भी परसीव नहीं कर सकते। तो रियल मूवमेंट के हवाले से थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है जी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस एक्चुअली मूव कर रहा है, जिसे हम परसीव कर रहे हैं, वो हमसे कितनी डिस्टेंस पर है। वो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा हमें उसकी मूवमेंट स्लो लगेगी, और जितना वो हमारे करीब होगा उसकी मूवमेंट हमें तेज़ लगेगी। इसीलिए दूर उड़ता हुआ जहाज़ वो बहुत स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन हमें वो लग रहा था कि बहुत स्लो मूव कर रहा है। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें भी ये जो बिल्डिंग्स का एक वो बनाया गया है, एक डेमोन्स्ट्रेशन। जो करीब की बिल्डिंग्स हैं वो बहुत तेज़ से मूव कर रही हैं, और जो दूर की बिल्डिंग्स हैं वो बहुत स्लो मूव कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक और वीडियो है, इसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो करीब का जो इसमें रोड के करीब की चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट मूव कर रही हैं, और जो बहुत दूर है हमसे, पहाड़ और जो दूसरी सीनरीज हैं, वो बहुत फास्ट मूव कर रही हैं। ठीक है जी, तो डिस्टेंस का एक इम्पैक्ट होता है। हमारे करीब से जो गाड़ी गुजरती है हमें वो बहुत तेज़ लगती है, वो चाहे चिंची रिक्शा ही हो, और दूर से कोई बहुत फास्ट मूविंग कार हो वो हमें स्लो लग रही होती है, लगता है कि बहुत स्लो जा रही है। ठीक है जी, तो रियल मूवमेंट पे डिस्टेंस का भी बहुत इंपैक्ट होता है। जितनी उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है उतनी ही हमें उसकी मूवमेंट स्लो महसूस होती है, और जितनी डिस्टेंस कम होती है उतनी उसकी मूवमेंट हमें ज़्यादा लगती है। ठीक है जी, इसके अलावा रिलेटिविटी ऑफ द मूवमेंट या कॉन्टेक्स्ट, हम किस कॉन्टेक्स्ट में मूवमेंट परसीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक और गाड़ी उसको ओवरटेक करती है या क्रॉस करती है। अगर तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करे, हमारी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो हमें वो बहुत तेज़ लगेगी। उसी स्पीड से अगर वो हमारे साथ चल रही हो या हमें वो ओवरटेक करे, पीछे से आगे की तरफ जाए, तो बहुत तेज़ होने के बावजूद भी हमें उसकी मूवमेंट बहुत स्लो लगेगी। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ मूवमेंट, या किस कॉन्टेक्स्ट में आप किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में जाती हुई चीज़ हमारे साथ सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है तो वो बहुत स्लो लगेगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि सेम डायरेक्शन में हम बहुत फास्ट स्पीड से एक गाड़ी पे जा रहे हैं, एक कार आती है वो उसे ओवरटेक कर लेती है, वो बहुत स्पीड से जा रही है तो ऑब्वियसली हमसे तेज़ है तो वो ओवरटेक कर रही है। ठीक है जी, तो वो हमें बहुत स्लो लगी होगी इसके बावजूद, और एक चंकी रिक्शा अपोजिट डायरेक्शन से भी जाए, बिल्कुल करीब से जाए, हमें लगता है कि वो बहुत तेज़ गया है। ठीक है जी, तो रिलेटिविटी ऑफ द मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट के हवाले से, रियल मूवमेंट के हवाले से। ठीक है जी, इसके अलावा आफ्टर इमेजेस, आफ्टर इमेजेस अपेरेंट मूवमेंट में भी और रियल मूवमेंट में भी, दोनों में इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इमेजेस, जब हम किसी चीज़ को, मूविंग ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे होते हैं, तो उसका इमेज कुछ देर तक हमारे रेटिना पर रहता है। ठीक है, हम जैसे ही अपनी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट करते हैं, किसी और चीज़ पर लेकर जाते हैं, तो पिछला इमेज जब भी मौजूद होता है और अगला इमेज, अगला सिग्नल जो है वो ब्रेन को जाना शुरू हो जाता है। तो पिछले मूविंग इमेज की वजह से भी जो अगला हम जो नई चीज़ जिस पर फोकस किया है वो हमें मूव करते हुए महसूस हो सकती है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली तो एक अपेरेंट मूवमेंट की किस्म है, लेकिन ये रियल मूवमेंट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि पिछले इमेज के साथ हमारा ब्रेन जो है वो अगले इमेज को मिलाकर दोनों को फिर मूवमेंट को परसीव करता है। तो आफ्टर इमेजेस भी मूवमेंट की परसेप्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मूवमेंट की दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप है जी अपेरेंट मूवमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपेरेंट मूवमेंट में जो स्टिमुलस है वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें वो मूव करता हुआ महसूस होता है, हमें लगता है कि वो चीज़ एक्चुअली मूव कर रही है। ठीक है जी, इसके आगे से कई सब टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल फाई फिनोमेना है, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है, इंड्यूस्ड मूवमेंट है। ठीक है जी, इसके अलावा फाई फिनोमेना की एक और उससे मिलती जुलती टाइप है जी बीटा मूवमेंट है, और बीटा मूवमेंट के अलावा जी स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट। ये अपेरेंट मूवमेंट की सभी टाइप्स हैं, एक एक करके मैंने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें फाई फिनोमेना की, तो फाई फिनोमेना में दो लाइट्स को बारी बारी जलाया जाता है एक थोड़े से इंटरवल के बाद। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है फाई फिनोमेना की। फॉर एग्जांपल इस वीडियो को अगर आप देखें
तो इसमें दो लाइट्स बारी बारी ब्लिंक करती हैं, वो अपनी जगह पर ब्लिंक कर रही हैं, ऑन ऑफ हो रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे कोई चीज़ दोनों तरफ मूव कर रही है, लाइट जो है वो दोनों की तरफ बारी बारी जा रही है, मूव कर रही है। ठीक है जी। इसी के एक फर्दर जो एक्सटेंशन है वो बीटा मूवमेंट है, वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें दो की बजाय ज़्यादा लाइट्स आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप ये बरकी कुंभ में लगाते हैं, अपनी शादियों वगैरह के मौक़ों पर जो सजावट के लिए लाइटिंग लगाई जाती है, उसमें सभी लाइट्स अपनी जगह पर जल रही होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि लाइट जो है वो मूव कर रही है उन लड़ियों के अंदर। ठीक है जी। एक्चुअली वो मूव नहीं कर रही होती, हर लाइट अपनी ही जगह पर जल बुझ रही होती है, लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम होता है और वो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद आपस में जलती हैं कि हमें वो लगता है कि वो मूव कर रही है। तो ये भी 5 फिनोमेना या बीटा मूवमेंट की एक टाइप है। फॉर एग्जांपल ये जैसे आपके सामने एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं बीटा मूवमेंट की ये या 5 फिनोमेना की एक्सटेंशन कह लें इसे, या बीटा मूवमेंट कह लें, या 5 फिनोमेना की ही एक सब टाइप कह लें, या उसकी फर्दर इम्प्रूव्ड वर्जन कह लें। ठीक है जी। तो उसमें ये लाइटिंग है, बारी बारी लाइटें जल रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि ये जैसे लाइट है वो एक से दूसरे तीसरे चौथे में जा रही है, मूव कर रही है। एक्चुअली मूव नहीं कर रही, हर जो डॉट है या सर्कल है वो अलग-अलग जो है ब्लिंक कर रहा है। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं जी बीटा मूवमेंट या 5 फिनोमेना। अच्छा जी, दूसरी जो अपेरेंट मूवमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है वो है जी स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट। स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट का हमारी ज़िंदगी बहुत दखल है, जितनी भी हम ये वीडियोज़ या मूवीज़ देखते हैं सभी स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट के असूल पर चलती हैं। एक्चुअली वो स्टिमुलस मूव नहीं कर रहा होता, सिर्फ हमें उनकी मूवमेंट महसूस होती है, क्योंकि जो कैमरा है वो वीडियो शूट नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्टिल इमेजेस शूट कर सकता है, लेकिन उसकी रफ्तार ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि वो मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक आने तक ये जितनी भी पोजीशंस आई हैं सभी पोजीशंस की डिफरेंट फ़ोटोज़ ले ले, और यही फ़ोटो जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, फ़र्ज़ किया मैं अगर ये हाथ को ऐसे खोलता हूँ, ठीक है जी, तो ये इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस बनी हैं। सभी पोजीशंस का अगर एक एक वो फ्रेम ले लिया जाए, वो फ्रेम्स जब हमारी आंखों के आगे से गुजारे जाते हैं 24 या इससे ज़्यादा, आमतौर पर तो 8 to 12 की लिमिट से ही मूवमेंट परसीव होना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जो स्मूथ मूवमेंट हमें महसूस होती है वो 24 फ्रेम्स पे होती है या इससे भी ज़्यादा। ठीक है जी। तो हमें बड़ी ही स्मूथ मूवमेंट महसूस होती है। फॉर एग्जांपल ये अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें एक घोड़े को भागते हुए अगर हमें दिखाना है तो उसके भागने की हर पोजीशन उसके हमने एक इमेज ले लिया है, और यही इमेजेस जब हमारी आंखों के आगे से तेज़ी से गुजरते हैं तो हमें उसकी मूवमेंट महसूस होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों की 3D जो बुक्स होती हैं उनमें भी एक कार्टून कैरेक्टर उसके तमाम पेजेस पर बना होता है। फ़र्ज़ करें वो स्माइल करता है या दौड़ता है, तो हर पेज पर अलग-अलग फ़ोटो होती है कार्टून की, लेकिन जब हम उन पेजेस को तेज़ी से ऐसे फोल्ड करते हैं तो हमें वो तस्वीर लगता है कि तस्वीर के अंदर जो भी चीज़ है वो मूव कर रही है। एक्चुअली तो वो मूव नहीं कर रही होती, लेकिन हमें उसकी मूवमेंट महसूस होती है। ठीक है जी। इसे हम स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट कहते हैं। अपेरेंट मूवमेंट की थर्ड टाइप है जी इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मूवमेंट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होती है। जब हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट में से फिगर और ग्राउंड बना रहा होता है तो आमतौर पर हमारा ब्रेन छोटी चीज़ों को फिगर बनाता है, बड़ी चीज़ों को ग्राउंड या बैकग्राउंड बनाता है। तो आमतौर पर ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्चुअली बड़ी चीज़ मूव कर रही होती है और छोटी चीज़ स्टिल होती है, लेकिन उस बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से हमें वो छोटी स्टिल जो चीज़ है वो मूव करती हुई महसूस होती है। जैसा कि आपने अक्सर उड़ते हुए बादलों के पीछे चांद को देखे तो हमें लगता है कि चांद एक तरफ था, उड़कर दूसरी तरफ आ गया, या मूव करके दूसरी तरफ आ गया। एक्चुअली बादल जो है वो मूव करके दूसरी तरफ गए हैं चांद से। ठीक है जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लाउड्स हैं, लेकिन हमें मूवमेंट महसूस हो रही है मून की। मूवमेंट की जो मून की मूवमेंट है उसे हम एक्चुअली तो परसीव नहीं कर सकते उसकी थ्रेशोल्ड की वजह से, लेकिन जब उसके सामने से बादल गुजरे तो हमें लगता है कि पहले चांद इस तरफ था, अब वो इस तरह साइड पर आ गया है। ठीक है जी, मूव करके। तो इसे हम इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और फोर्थ इसकी टाइप है जी ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट।
ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट होता है जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, बैकग्राउंड बिल्कुल भी ना हो, तो कोई एक डॉट या कोई एक लाइट, स्पेशली एक डार्क रूम में एक लाइट की बीम एक दीवार पर पड़ रही हो और हम उस बीम के अलावा हमें और कुछ भी नजर ना आ रहा उस डॉट के अलावा, अगर उस डॉट को थोड़ी देर तक हम फोकस करें तो वो डॉट हमें अपनी जगह पर फ्लिकर करता हुआ या मूव करता हुआ महसूस होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड, स्टैटिक बैकग्राउंड में मूवमेंट महसूस करता है। हमारे पास बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की मूवमेंट को परसीव करने के लिए, ठीक है जी। या उसके स्टिल, उसका अगर वो स्टिल है तो उसको स्टिल होना, उसको परसीव करने के लिए कि ये चीज़ स्टिल है, उसके लिए भी बैकग्राउंड चाहिए, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम हिसाब लगाते हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड ही नहीं है तो हमारी जो अटेंशन है वो फ्लक्चुएट करती है, जब भी वो बदल कर आती है थोड़ी देर उस डॉट पर, तो हमें एक पता नहीं होता कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी। तो बार बार हमारे क्योंकि आइज़ के मसल्स वो एडजस्ट करते हैं, हमारा लेंस एडजस्ट करता है आंखों का, तो उनके एडजस्टमेंट की वजह से वो डॉट को हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो इस पॉइंट पर था, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें उसकी फ्लिकरिंग सी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं जी, इस अपेरेंट मूवमेंट में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो 2 स्टिमुलाई हैं, आमतौर पर कोई से भी 2 स्टिमुलाई ले लें, वो 2 लाइट्स ले लें, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, उनके दरमियान इंटरवल कितना है, ठीक है जी, और उनमें डिस्टेंस कितना है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अपेरेंट मूवमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 5 फिनोमेना को देखें या बीटा मूवमेंट को देखें, एक लाइट जल जाए, दूसरी लाइट काफ़ी देर बाद अगर जले या थोड़े ज़्यादा वक्फे के बाद जले, तो हमें वो लाइट की मूवमेंट महसूस नहीं होगी, उनमें बहुत थोड़ा वो होना चाहिए ड्यूरेशन, पहली लाइट से दूसरी लाइट तक का। इसी तरह स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट जो है, अगर हम पिक्चर्स जो हैं डिफरेंट फ्रेम्स अगर अलहदा स्लो स्पीड से दिखाएं, ठीक है जी, तो फिर हमारा ब्रेन आसानी से परसीव कर लेता है कि ये फ्रेम्स अलहदा फ्रेम्स हैं। लेकिन अगर उन फ्रेम्स की स्पीड बढ़ाते जाएं, 8 तक जाएं, 8 फ्रेम्स पर सेकंड तक, इसके बाद हमें वो जो अलहदा फ्रेम हमारा ब्रेन परसीव कर रहा था, अब वो अलहदा परसीव नहीं करेगा, बल्कि वो उन मूवमेंट के तौर पर उनको परसीव करेगा। 8 से 12 तक बाकायदा मूवमेंट परसीव होना शुरू हो जाती है, और 24 फ्रेम्स पर सेकंड इस पे हमें बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट महसूस होती है उन्हीं फ्रेम्स में जो कि स्टिल इमेजेस हैं, ठीक है जी। तो 2 जो स्टिमुलस हैं उनके दरमियान ड्यूरेशन कितना है और डिस्टेंस कितना है। अगर एक से दूसरे का डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा हो, आमतौर पर अपेरेंट मूवमेंट के लिए जो पहले फ्रेम से दूसरे फ्रेम, पहली लाइट से दूसरी लाइट, क्योंकि हमारे लिए वो फ्रेम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो लाइट्स इंपॉर्टेंट है, उनके दरमियान का इंटरवल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब हमारे ब्रेन को जल्दी काम करना पड़ता है तो उनके दरमियान वाले जो वक्फे हैं, ड्यूरेशंस हैं, उनको हमारा ब्रेन स्किप करता जाता है, और जब बिल्कुल ही वो वक्फे स्किप कर दे तो वो दोनों को, लाइटों को, फ्रेम्स को मिला लेता है, जिसे हमें मूवमेंट महसूस होती है, ठीक है जी। तो वो चाहे स्पेस का ड्यूरेशन हो, चाहे वो टाइम का ड्यूरेशन हो, लेकिन अगर ये टाइम का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो या स्पेस का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा ब्रेन बड़ी आसानी से उस ड्यूरेशन को भी परसीव कर लेगा, बजाय इसके कि उसे स्किप करने के या उसे निकाल देने के। इसलिए ड्यूरेशन जो उनका वो कम होना चाहिए, और उनके स्पेस के एतबार से उनकी डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तब हमें अपेरेंट मूवमेंट जो है वो महसूस होगी, ठीक है जी। अब ये कुछ एग्जांपल्स देखें मूवमेंट की, कुछ इंटरेस्टिंग इल्यूजन्स हैं। ये स्टिल इमेजेस हैं, लेकिन आप अगर इन पर फोकस करेंगे तो आफ्टर इमेजेस की वजह से आपको ये, आप थोड़ी देर के लिए साइड पर भी देखें और फिर इसको दोबारा देखें तो आपको ये क्लियरली मूव करता हुआ महसूस होगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये एक और एग्जांपल है, इसमें अगर आप इसको थोड़ी देर के 10 सेकंड तक फोकस करें तो इनिशियली आपको एक लगेगा कि जो सर्कल्स हैं उनमें से सर्कल बारी बारी बुझ रहे हैं या गायब हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ये पिंक सर्कल्स जो हैं, ये पर्पल लाइट पे पर्पल सर्कल्स हैं, आपको लगेगा कि एक सर्कल जो है वो बारी बारी गायब हो रहा है या बुझ रहा है। थोड़ी देर के बाद आपको ये लगने लगेगा कि एक्चुअली एक ग्रीन सर्कल है जो इन पर्पल सर्कल्स का पीछा कर रहा है। फिर आपको ये सभी सर्कल्स गायब होते हुए महसूस होंगे और आपको एक ग्रेइश एरिया जो है वो लगेगा कि वो इनके पीछे आ रहा है, ठीक है जी। ये सिर्फ हमारी इल्यूजन है,
एक्चुअली सिर्फ एक पर्पल सर्कल जो है वो ग्रे बैकग्राउंड में सिर्फ बारी बारी जो है वो ऑन ऑफ हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा है वो सब नज़र का धोखा कहें उसे या इल्यूजन कह लें। ये हमारा टॉपिक आ गया है, इसे हम तब डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोशन की वजह से अक्सर आप एक ख़ास किस्म की ब्लाइंडनेस भी आप में, मोशन इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेस हम उसे कहते हैं। ये अगर एग्जांपल को देखें तो इसमें दरमियान वाले डॉट पे आप फोकस करें तो उसकी मूवमेंट की वजह से कुछ देर के बाद इसके जो ट्रायंगल के एजेस पर मौजूद सर्कल वो डॉट्स हैं येलो कलर के, वो भी आपको थोड़ी देर के बाद लगेगा कि जैसे वो बारी बारी गायब हो रहे हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअली वो अपनी जगह पर स्टिल हैं, मौजूद हैं, वो गायब नहीं होते। लेकिन दरमियान वाले उसके ऑन ऑफ होने की वजह से या फ्लिकर करने की वजह से, ठीक है, जलने बुझने की वजह से आपको लगेगा कि ट्रायंगल के किनारों पर जो मौजूद डॉट्स हैं वो भी बारी बारी गायब हो रहे हैं। ठीक है जी, एक्चुअली वो गायब नहीं हो रहे, इसे हम कहते हैं मोशन इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग इल्यूजन्स हैं। वैसे मैंने जैसे बताया कि पूरी की पूरी पेयर एंड मूवमेंट उसकी सभी टाइप की इल्यूजन्स हैं, एक्चुअल में वो चीज़ मूव नहीं कर रही, लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ उसकी परसेप्शन को मूवमेंट को परसीव कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं जी परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। ये जो बेसिकली होती है हमारी रेटिना पर बनने वाले मूविंग इमेज, हमारी आंखों की ट्रेस करने की वजह से अडेप्टेशन, या हमारी हेड मूवमेंट की वजह से जब हम किसी चीज़ की मूवमेंट को महसूस करते हैं तो उसे हम मूवमेंट, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट कहते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ और सिचुएशंस या कंडीशंस की वजह से एक्चुअली स्टिमुलस मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें वो मूव करता हुआ महसूस होता है, इसे हम अपैरेंट मूवमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।